हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आगे टेस्ट डिस्कस करेंगे। उससे भी पहले एक क्वेश्चन था ग्रुप में। ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि ये हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, पूरी की पूरी कंडक्टिंग है, और यहाँ पे हमारे पास एक रोड है, वो भी कंडक्टिंग है। ठीक है। लेकिन ये जो रोड है ये मूवेबल है, मूविंग विद वेलोसिटी भी। ठीक है, इस तरफ को मूव कर रहा है। साथ ही में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड लग रही है, लेकिन सिर्फ इतने हिस्से में नहीं लग रही, यहाँ पे भी लग रही है, यहाँ पे भी। मतलब इस वायर के जो साथ साथ चल रहा है पूरे हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड लग रही है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सब बस एक चीज निकालनी है हमने, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो इंड्यूस करंट क्यों आएगा? क्योंकि जैसे जैसे ये रोड आगे को मूव करती जाएगी, मान लो कि रोड पहले यहाँ पे थी, तो जो फील्ड लाइंस थी वो 50 इस लूप के अंदर थी। जब रोड इंस्टेंटेनियस टाइम पे यहाँ पे थी, तो मान लो कि 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही थी। फिर एक टाइम पे रोड यहाँ पे भी आएगी, मान लो कि यहाँ आ गई, तो रोड जब यहाँ पे आ गई तब 50 की जगह कितनी होगी, 100 मान लो। तो जब रोड यहाँ पे आ गई तो 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही थी, इस लूप को। ठीक है, जब ये रोड यहाँ पे आ गई तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक है, फील्ड लाइंस अगर बढ़ रही हैं मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और चेंज इन फ्लक्स जहां पे भी आ जाए वहां पे हमारे पास क्या आता है, ईएमएफ। तो जब ईएमएफ आ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ आ जाती है, तो क्या आता है, इंड्यूस करंट। तो यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस करंट आएगा। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमें ये बताना है। उसके लिए हमारे पास दो वे हैं। सबसे पहला वे क्या है, लेंजिस लॉ, जो इजिएस्ट है। लेंजिस लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे हमें पता है कि ये आगे को बढ़ता जाएगा, फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं तो लेंजिस लॉ बोलता है कि उसे अपोज करना है। ठीक है, फील्ड लाइंस को जो बढ़ रही हैं उसे अपोज करना है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि फील्ड लाइंस को वो अपोज करे। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स जो हो रहा है उसे अपोज करे। तो इस तरफ को फील्ड लाइंस बढ़ रही है, क्योंकि एक पहले इतने हिस्से में थी, अब इतने हिस्से में आ जाएंगी। ठीक है, तो फील्ड लाइंस बढ़ रही है, इसको अपोज कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं करंट को मान लो कि यहाँ पे बात करता हूँ, करंट को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलाऊं, तो उस करंट की वजह से, अगर करंट की डायरेक्शन ये हो, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इनटू द थी। इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउट ऑफ द बोर्ड होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वो इंड्यूस करंट इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन सीधे सीधे आएगी, ये वाली, यहाँ से यहाँ जाएगा, कुछ ऐसे। तो सीधे आप डायरेक्शन निकाल सकते थे। दूसरा वे क्या है, ये तो था लेंसिस लॉ वाला वे। दूसरा वे ये है कि आप लोरेंट्स लॉ लगाओ। ये मेटल की वायर है, ठीक है, मतलब कंडक्टिंग वायर है, ये इस तरफ को मूव कर रही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस मेटल वायर में क्या होगा, चार्जेस होंगे। तो लोरेंट्स लॉ क्या बोलता है, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये वायर विद वेलोसिटी वी इस तरफ जा रही है। ठीक है, विद वेलोसिटी वी इस तरफ जा रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इसको कर्ल करना है अंदर की ओर। तो इसका मतलब इस पे जितने भी चार्जेस पड़े हैं उस पर फोर्स थंब की डायरेक्शन में लगेगी। तो इसका मतलब थंब की डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगी। इसका मतलब चार्जेस पे जितने भी चार्जेस पड़े हैं इस तरफ को फोर्स लगेगी, और जिस तरफ को पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं उसी तरफ को करंट मूव करता है। तो हमारा जो करंट है वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो अगर यहाँ पे चलेगा उसके बाद यहीं जा सकता है, क्लोज लूप बनाना है, तो ये इंड्यूस करंट की फिर से डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज थी, हमने बोली थी कि ये विद वेलोसिटी v इस तरफ को जा रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, जो इस फोर्स ने बताया, इसमें क्या होता है, चार्ज पे जो फोर्स लग रही है। दूसरा था मैग्नेटिक, मतलब इस रोड पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस रोड पे, पहले मैं बात कर रहा था इस रोड पे पड़े चार्जेस पे, अब मैं बात कर रहा हूँ इस पूरी रोड पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कैसे निकालनी है, हमें पता है एफ होता है आई डी एल क्रॉस बी। ये जो डीएल की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन ही रखनी है, और हम करंट निकाल चुके हैं। हम करंट इस लॉ से निकाल चुके हैं, लेंजिस लॉ से निकाल चुके हैं। तो करंट की डायरेक्शन ये थी, तो करंट की डायरेक्शन हमें मिल गई इस तरफ को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है। ठीक है, तो
आपको क्या करना है, आई आईडीएल की डीएल की डायरेक्शन करंट वाली डायरेक्शन होगी, तो इस तरफ करो हाथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो इसका मतलब इस रोड पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर इस रोड पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ को लगेगी, तो ये पूरी रोड पे फोर्स है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आता है टेस्ट का आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो ऑफ आर थीटा। इसे स्टार्ट करने से पहले वैसे मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके थे। मान लो कि एक हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहाँ पे हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया डी टाउ डैश। हमें क्या करना है, हम पी पॉइंट पे देखना चाहते हैं, मतलब मैं पी पॉइंट पे खड़ा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ मेरे को ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी दिख रही है। कैसी दिख रही है का मतलब है, क्या मेरे को ये मोनोपोल की तरह दिख रही है, क्या मेरे को ये डाइपोल की तरह दिख रही है, क्या क्वाड्रुपोल की तरह, मैं पी पॉइंट से देख रहा हूँ लेकिन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी वे में दिख सकती है मेरे को, तो मेरे को वही देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको मैं आर नाम दे रहा हूँ, ओ से लेके डी टाउ डैश तक का डिस्टेंस, इसको मैं आर डैश नाम दे रहा हूँ, और इसको मैं, सिंबल का फर्क देखना, ये भी आ रही है लेकिन सिंबल का फर्क देखना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मान लो कि मैं पी पॉइंट पे खड़ा था तो मेरे को पोटेंशियल मोनोपोल की तरह दिख रहा है, ठीक है, मान लो। तो पोटेंशियल जब मोनोपोल के लिए दिखता है तो क्या होता है, मोनोपोल के लिए वो हो जाएगा हमारे पास क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू को लिख सकता हूं मैं रो डी टाउ डैश, रो डी टाउ डैश। तो ये सिंबल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये आर ओरिजिन से लेके पी तक का डिस्टेंस है, ये आर डैश ओरिजिन से जहां से हमने चार्ज एलिमेंट लिया है वहां तक का डिस्टेंस है, ये डी टाउ डैश ये वॉल्यूम एलिमेंट है इस चार्ज एलिमेंट का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है आपको। दूसरा, मान लो कि पी पॉइंट से मेरे को ये मोनोपोल की तरह नहीं दिख के मेरे को डाइपोल की तरह दिख रहा है, ये मेरे को डाइपोल की तरह दिख रही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर डैश कोस थीटा रो ऑफ आर डैश डी टाउ डैश, ठीक है। ये डाइपोल के लिए है। क्वाड्रुपोल के लिए, क्वाड्रुपोल के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटीग्रल ऑफ आर डैश स्क्वायर 3 cos² थीटा -1/2 रो ऑफ आर डैश डी टाउ डैश। तो ये क्वाड्रुपोल के लिए फॉर्मूला है। तो आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपने यूज कैसे करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक बार देख लो। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आर कौन सा कहां से कहां तक डिस्टेंस है, ये आर डैश क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रो ऑफ आर कोमा थीटा इज इक्वल्स टू के कैपिटल आर बाय आर स्क्वायर आर माइनस 2r साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास चार्ज ऐसी है जो ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है। अब इसमें हमें पूछा हुआ है कि हमारा पोटेंशियल ऑन द जेड एक्सिस फार फ्रॉम द स्फीयर कैसे दिखेगा, ठीक है। तो फार फ्रॉम द स्फीयर हमें पोटेंशियल दिखेगा कैसे, ठीक है, लेकिन ऑन द जेड एक्सिस इसने बोल रखा है, ऑन द जेड एक्सिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं मोनोपोल बनता है, तो मोनोपोल बना तो क्या होगा, तो मोनोपोल के लिए चेक करते हैं। मोनोपोल के लिए हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने फॉर्मूले लिखे थे वहां पे मैंने लिखा था आर,
ठीक है, वो था ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब इसने बोल रखा है क्वेश्चन में ऑन द जेड एक्सिस। ठीक है, ऑन द जेड एक्सिस मतलब यहाँ पे जेड आएगा। ठीक है, कोई सफेयर है, ये मान लो कि ये जेड एक्सिस है, तो उसने बोला है फार फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब फार फ्रॉम द सफेयर ऑन द जेड एक्सिस, तो मैं इसे जेड ये मान सकता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा, वहां पे आर था, यहाँ पे जेड हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ रो ऑफ आर डैश डी टाउ डैश। ठीक है, तो रो ऑफ आर डैश, यहाँ पे आर डैश स्मॉल आर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उस फॉर्मूले से रिलेट करना है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो रो ऑफ आर डैश डी टाउ डैश। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इंटीग्रल टर्म अलग है, ये अलग ही आएगा। इसका मतलब अगर इंटीग्रल टर्म मेरी जीरो नहीं होती है तो मेरा आंसर सीधा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, मतलब ये मोनोपोल हो जाएगा। तो मेरे को मेन काम किससे है, इंटीग्रल टर्म से, मेरे को इंटीग्रल टर्म चेक करनी है। तो इसलिए मैं इस चीज को छोड़ देता हूँ, सिर्फ इंटीग्रल टर्म को चेक करता हूँ। रो ऑफ आर डैश डी टाउ डैश, मतलब अब यहाँ पे क्या है, रो ऑफ आर डी टाउ, क्योंकि ये आर के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये यार उस फॉर्मूले के हिसाब से लेके चलना है। ठीक है, वहां पे आर डैश था, लेकिन यहाँ पे ये वही आर डैश यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से चलना है। तो रो ऑफ आर की वैल्यू क्या है, के बाहर आ जाएगा, आर भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर माइनस टू आर डिवाइड बाई आर स्क्र। ठीक है, इंटू साइन थीटा, साथ में डी टाउ डैश। तो डी टाउ डैश लगाएंगे तो वो क्या होता है, आर स्क्र साइन थीटा डी थीटा डी फाइव डी आर। तो मैंने सिर्फ इंटीग्रल की वैल्यू लिखी है यहाँ पे, जो था रो फार डी टाउ। ठीक है, अब ये मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल है, एक बार आर के रिस्पेक्ट में करोगे, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, एक बार फाई के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं आर के रिस्पेक्ट में करता हूँ। जो मेरा आर होगा वो जीरो से कैपिटल आर तक जाएगा, और यहाँ पे आर माइनस टू आर, इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डी आर। आर वाली टर्म्स तो यही है। ठीक है, जो इंटीग्रल के अंदर है, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये बनेगा आर स्मॉल आर जीरो से कैपिटल आर, इसकी इंटीग्रेशन कर दी, फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा टू आर स्क्र बाय टू जीरो से कैपिटल आर। तो ये हमारे पास आएगा आर स्क्र माइनस आर स्क्र विच इज इक्वल टू जीरो। अगर मेरा रेडियल जो है डिस्टेंस है, ठीक है, जो मेरा ये वाला इंटीग्रल है, अगर ये जीरो आ जाता है, इसका मतलब सारा का सारा जीरो हो गया, और कुछ तो करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये सारा जीरो हो गया, तो मोनोपोल टर्म तो है नहीं, तो पोटेंशियल इज नॉट वेरिंग विद वन बाय जेड। तो यहां से हमने मोनोपोल टर्म चेक कर ली। अब चेक करते हैं हम डाइपोल टर्म। तो डाइपोल के लिए क्या था, डाइपोल के लिए हमारे पास था वन बाई फोर पाई साइन नोट जेड स्क्र आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर आर डैश वहां पे था, जो हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था, लेकिन आर डैश यहाँ पे आर की तरह काम कर रहा है, इस हिसाब से सोचना है। तो ये बन गया आर कोस ऑफ थीटा रो ऑफ आर कोमा थीटा डी टाउ। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, हमें इंटीग्रल को सोल्व करना है। तो इंटीग्रल को सोल्व करते हैं, ये बनेगा आर कोस थीटा, रो की वैल्यू पुट कर दो, ये रो है, रो की वैल्यू पुट कर दो, के कैपिटल आर कांस्टेंट है। ठीक है, के कैपिटल आर कांस्टेंट है, तो ये बनेगा आर माइनस टू आर डिवाइड बाय आर स्क्र साइन थीटा डी टाउ की वैल्यू पुट कर दो, आर स्क्र साइन थीटा डी फाइव डी आर। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है दोबारा से। ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, एक बार थीटा, एक बार आर और एक बार फाइव, इन सब के रिस्पेक्ट में। तो एक बार ये ट्राई करो। तो ये ट्राई करते हैं हम। तो मान लो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, थीटा वाले को। ठीक है, तो थीटा वाली टर्म को सोल्व करता हूँ, और थीटा मेरा स्फीयर के केस में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से पाई। तो जीरो से पाई, सिर्फ थीटा टर्म सोल्व कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा।
सिर्फ इसको सोल्व करना है। तो एक हमें मेथड बताएं, मेथड क्या है कि अगर इंटीग्रल हो और यहाँ पे मेरे पास कोई फंक्शन हो एफ एफ एक्स की पावर n, और यहाँ पे इसी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो मैं इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसके हिसाब से यहाँ पे लगा सकता हूँ साइन क्यूब थीटा, क्योंकि 2+1 हो जाएगा जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 3, और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई। सिर्फ मैंने इस जनरल फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल किया है। तो एक बार आपको पाई इंटीग्रल पुट करना है, तो ये बनेगा साइन क्यूब ऑफ पाई, माइनस एक बार आपको 0 पुट करना है, तो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो आपका ये इंटीग्रल क्या आएगा, 0। अगर ये इंटीग्रल 0 आ गया तो आप बोल सकते हो कि ये जो आपने डाइपोल टर्म लिखी है ये आपकी क्या है, 0। सो इट इज नॉट वेरिंग विद 1/z²। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, ठीक है, मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल, ऐसे। तो अभी तक तो आया नहीं, तो अब चेक करते हैं क्वाड्रुपोल के लिए। क्वाड्रुपोल टर्म के लिए, तो क्वाड्रुपोल टर्म के लिए होता है 1/4πε0 जेड क्यूब, ठीक है, साथ में यहाँ पे r² 3 cos² थीटा -1/2 रो r थीटा या फिर r डी टाउ। तो हमें मेन काम क्या है, इस इंटीग्रल को चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो इस इंटीग्रल को लिख लेंगे r² 3 cos² थीटा -1/2 रो ऑफ r थीटा की वैल्यू पुट कर दो, kr r-2r/r² इंटू साइन थीटा, ठीक है, फिर उसके बाद डी टाउ की वैल्यू पुट कर दो, r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर। तो ये r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, एक बार आप r वाली इंटीग्रल लोगे क्योंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो एक बार आप क्या करोगे, यहाँ से r² r-2r डी आर, 0 से कैपिटल R। तो ये वैसे ही देखने में पता चल रहा है, ठीक है, ये नॉन जीरो आएगा, ठीक है, तो ये नॉन जीरो आएगा, ये चेक कर सकते हो आप। इसी तरह से आप थीटा का इंटीग्रल करोगे, थीटा का इंटीग्रल होगा आपका 3 cos² थीटा -1/2, ठीक है, 2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, तो 3 cos² थीटा -1 इंटू sin² थीटा डी थीटा। तो इसको भी एक बार इंटीग्रल को सोल्व करके देखना, ये भी इंटीग्रल आपका नॉन जीरो ही आएगा। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इंटीग्रेशन जैसे +1 +2 में करते हैं ऐसे करना है, थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगी। ये नॉन जीरो आएगा, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। डी फाई का इंटीग्रल क्या होगा, डी फाई का इंटीग्रल होगा 0 से 2π डी फाई, तो ये तो होता है 2π, तो सब कुछ नॉन जीरो आएगा। तो पूरी की पूरी टर्म जो हमारी आई वो किसके बराबर आई, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये सारी की सारी टर्म हमारी नॉन इंटीग्रल टर्म नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ गई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा पोटेंशियल है वो क्वाड्रुपोल जैसा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन सी से मैच करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्चुअल में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है
वो होगा ए ई रेज टू पावर माइनस बी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आएगा, और इसकी जो ऑप्शन दे रखी है वो भी एक थोड़ी सी गलत है। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी है। चार्ज डेंसिटी होता है एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई। ठीक है, तो ये होती है चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से मैं डेल डॉट ई निकाल सकता हूँ पहले। तो डेल डॉट ई को मैं लिख सकता हूँ डेल डॉट ई की वैल्यू विच इज ए कांस्टेंट, ठीक है, ई रेज पावर माइनस बी आर कैप बाय आर स्क्वायर। इसे सोल्व करना है हमें बस। ठीक है, उससे भी पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए डेल डॉट एफ ए। डेल डॉट एफ ए क्या होता है? एफ हमारा एक स्केलर फंक्शन है, ए हमारा एक वेक्टर फंक्शन है। तो इसका अगर हम डाइवर्जेंस करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा एफ डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल एफ प्लस ए डॉट डेल एफ। इसी तरह से यहाँ पे ये जो ई रेस्ट पावर माइनस बी आर है, ये हमारा एफ है यहाँ पे स्केलर फंक्शन। आर कैप बाय आर स्क्वायर हमारा वेक्टर फंक्शन है ए, इसके साथ कंपेयर करके। तो इसको सोल्व करते हैं डेल डॉट ई को, तो ये बनेगा डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास एफ है हमारा ई रेस्ट पर माइनस बी आर डेल डॉट ए, तो बनेगा डेल डॉट ए है हमारा आर कैप बाय आर स्क्वायर प्लस ए डॉट डेल एफ। तो ए है हमारा आर कैप बाय आर स्क्वायर डॉट डेल एफ। तो एफ है हमारा ई रेस्ट पावर माइनस बी आर। ठीक है, इसका ये ग्रेडियंट है ये वाला। ये आके बनेगा ए ई रेस्ट पावर माइनस बी आर। इस चीज को डेल डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर को लिखते हैं 4 पाई इंटू डेल्टा फंक्शन। ठीक है, इतने पार्ट को 4 पाई इंटू डेल्टा फंक्शन। किसी बुक्स में यहाँ पे क्यूब भी दिख सकता है क्योंकि 3D में बात कर रहे हैं, कभी सिंपल डेल्टा ऑफ आर भी दिख सकता है। तो हम यहाँ पे आंसर के हिसाब से चलेंगे, ऑप्शन के हिसाब से डेल्टा ऑफ आर प्लस आर कैप बाय आर स्क्वायर। ग्रेडियंट अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करूँ, ठीक है, किसी स्केलर फंक्शन का, तो सिंपल वो क्या होता है करली बाय करली आर आर कैप। अगर मैं सिर्फ रेडियल कंपोनेंट की बात करूँ तो यहाँ डॉट था, डॉट लगा दिया। इसका क्या होगा ग्रेडियंट करली बाय करली आर, ये वाला फंक्शन ई रेज़ टू माइनस बीटा माइनस बी आर आर कैप। ठीक है, तो इस चीज को मैंने ये लिखा। तो ये यहाँ से बन गया हमारे पास 4 पाई ए डेल्टा ऑफ आर ई रेज़ टू पावर माइनस बी आर प्लस आर कैप बाय आर स्क्वायर डॉट, इसका डेरिवेटिव करो, ये बनेगा ई रेज़ टू पावर माइनस बी आर माइनस बी आर कैप। तो आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट आंसर बनेगा डेल डॉट ई जो आएगा हमारे पास, तो वो बनेगा 4 पाई ए डेल्टा ऑफ आर ई रेज़ टू पावर माइनस बी आर प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ से, माइनस बी ई रेज़ टू पावर माइनस बी आर बाय आर स्क्वायर। और जो ए था बाहर था तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी एक्चुअल में ए आ चुका है और यहाँ भी ए आएगा। तो ये हमारे पास डेल डॉट ई की वैल्यू है। लेकिन ये तो हमने सिर्फ इतना निकाला, हमें एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई भी होगा और यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरा टोटल आंसर आ चुका है एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई जो था चार्ज डेंसिटी। तो ये एक्चुअली में मेरी चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगी लेकिन आंसर ये होगा। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक
रिंग है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म रिंग के ऊपर, तो कोई रिंग ऐसे मान लो, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्यू, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें बोला है यहाँ पे कि कोई यहाँ से मान लो कि यहाँ तक का डिस्टेंस z मान लो, ठीक है, यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज रख दिया, तो ऑब्वियस ही बात है इस पूरी रिंग पे, एक्चुअल में ये रिंग ऐसे नहीं पड़ी, ये रिंग जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ से ऐसे है, ऐसे ऐसे सर्कल बना रही है, और पॉइंट मेरा कहीं यहाँ पे है इस रिंग के एक्सिस पे, ठीक है, ये रिंग है, पॉइंट मेरे यहाँ पे है एक्सिस पे, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे अगर पड़ा होगा और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, इस इन चार्ज पॉजिटिव चार्जेस के कारण ये इसे क्या करेगा, माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस क्यू चार्ज इस तरफ को जाने की कोशिश करेगा, रिंग के सेंटर पे पहुंचेगा, लेकिन सेंटर को वो फिर से ओवरशूट कर देगा, तो वो कहीं यहाँ पे पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंच गया, ओवरशूट क्यों किया, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी आ चुकी थी कुछ, ठीक है, तो वेलोसिटी कारण ड्यू टू इनर्शिया वो आगे बढ़ गया, उसके बाद यहाँ पे फिर रुक गया, क्योंकि वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्यों कम होगी, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्जेस इस रिंग पे जो ऐसे बन रही है, इस रिंग के पॉजिटिव चार्जेस इसे अट्रैक्ट करेंगे, फिर से इधर जाएगा, तो ये मोशन चलती रहेगी एसएचएम मोशन। अब उसने हमें सिंपल सा ये सवाल पूछा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड, राइट, इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो कभी कभी सिंपल इतना पूछा जाता है कि क्या ये एसएचएम मोशन होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तो एसएचएम मोशन तो होगी। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो रिंग के कारण ऑन इट्स एक्सिस होती है, ये हम निकाल चुके हैं वैसे। ये मान लो एक रिंग है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, तो इस रिंग पे मैं यूनिफॉर्म चार्ज मान के चलता हूँ, कोई यूनिफॉर्म चार्ज है, मान लो कि चार्ज डेंसिटी की है लैम्डा, ठीक है, लैम्डा को क्या लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इस पे मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मान के चल रहा हूँ, ये इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एक्सिस से मतलब इस एक्सिस पे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम निकाल चुके हैं वैसे, तो कैसे, यहाँ पे कोई चार्ज एलिमेंट ले लो, तो चार्ज एलिमेंट ये लेंथ में डी एल मान लेता हूँ, तो ये चार्ज एलिमेंट क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल, ठीक है, इस चार्ज एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसने एंगल थीटा बना लिया, ये मान लेता हूँ, तो इस एलिमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूँ नाम डी ई, ठीक है, सिर्फ क्योंकि इस एलिमेंट की वजह से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉइंट बी पे, तो इसलिए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई मान ली मैंने। अब वैल्यू क्या होगी डी ई की, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे मैं यही बात कर सकता हूँ, क्यू क्यू को मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा डी एल, चार्ज को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा डी एल, क्योंकि यहाँ पे मैं स्मॉल डी क्यू की बात कर रहा हूँ, इतने चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो स्मॉल डी क्यू को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा डी एल, तो डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, तो आर कितना है हमारा, ये मान लो कि इसका रेडियस है, ये एट अ डिस्टेंस z पूछ रखा है हमें ओरिजिन से, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बनेगा यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लैम्डा डी एल 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये मेरे स्मॉल चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, लेकिन ऐसे ही यहाँ पे भी कोई चार्ज एलिमेंट होगा, उसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, तो ये जो है, ये जो पार्ट था हमारा डायगोनल सा, ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे आई इस डायरेक्शन में, ये भी दो हिस्सों में बढ़ेगा, एक इस डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम देख सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम एलिमेंट चार्ज एलिमेंट लिया है जहाँ पे
जितना यहाँ पे चार्ज एलिमेंट लिया था उतना यहाँ पे चार्ज एलिमेंट लिया है, ठीक है। उसके कारण वर्टिकल कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल ऐड अप हो जाएंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है, इसी हिसाब से ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। सेम ही चीज है, क्योंकि रिंग ऐसे है, तो ये भी एंगल थीटा है। तो ये मैं बोल सकता हूँ, ये क्या बन जाएगा, डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा। तो अब मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डी ई कोस थीटा होगी, और किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो मैं लिख सकता हूँ डी ई जेड, क्योंकि इसे मैं जेड एक्सिस मान रहा हूँ, इज इक्वल टू डी ई कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो डी ई कोस ऑफ थीटा, डी ई हमें पता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकता हूँ, लैम्डा डी एल कोस थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू ये थी आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब देख सकते हो ये जो लाइन है स्ट्रेट चल रही है, ये लाइन इसके साथ चल रही है, ऐसे ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके साथ चल रही है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, सेम अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल थीटा थीटा सेम होंगे। तो यहाँ से मैं थीटा कोस थीटा निकाल सकता हूँ। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज जेड अपॉन स्मॉल आर। तो मैं कोस थीटा को अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बनेगा लैम्डा डी एल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोस थीटा को पुट कर रहा हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा जेड, हाइपोटेन्यूज है मेरा स्मॉल आर, और स्मॉल आर को मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, स्क्वायर रूट मतलब आर को लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आई मेरा डी ई जेड। अब ऐसे ही ये तो सिर्फ एलिमेंट्स के कारण था, पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी रिंग लेनी है मेरे को, तो सारी रिंग के कारण मैं इसे पूरे को इंटीग्रेट करूंगा। तो इंटीग्रेट करना को तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है, पूरी को इंटीग्रेट कर दिया इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू पुट करो, इंटीग्रल ऑफ लैम्डा डी एल जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब z हमारा कांस्टेंट है, इस रिंग से लेके इस रिंग के ओरिजिन से लेके इस पॉइंट P तक का z हमारा कांस्टेंट है, लैम्डा भी हमारा कांस्टेंट है, r भी हमारा रिंग का रेडियस भी कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर निकाल लो, लैम्डा z अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, इंटीग्रल में क्या बचा, डी एल। और एक्चुअल में आप डीएल को क्या लिख सकते हो, डीएल से कितना एलिमेंट था, तो पूरी रिंग चाहिए हमें, और पूरी रिंग मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा रिंग का, 2 पाई आर। तो इसलिए मैं डीएल को लिख सकता हूँ 2 पाई आर। ये बनेगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर, डीएल की वैल्यू है ये 2 पाई आर इंटू जेड डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैं ध्यान से देखूं इस चीज को, लैम्डा इंटू 2 पाई आर, लैम्डा था चार्ज डेंसिटी, और पूरे को इंटीग्रेट कर दिया 2 पाई आर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं चार्ज के बराबर लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द रिंग। अगर आपको क्वेश्चन में टोटल चार्ज दिया है तो इसको क्यू पुट कर दो, अगर लैम्डा की टर्म में दिया है तो आपका आंसर आ चुका है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें चार्ज की फॉर्म में निकालना है, टोटल चार्ज इंटू जेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ये एक्सप्रेशन याद होती है पहले से, तो हम सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, कई बार हम भूल जाते हैं, क्योंकि +2 +1 में ज़्यादा करते हैं, उसके बाद हम कम करते हैं इसका यूज़। तो ये आपको निकालनी आनी चाहिए जल्दी से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैटर करेगा नेट के एग्जाम में। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, एक रिंग थी और थोड़े से डिस्टेंस पे, z डिस्टेंस पे लेकिन स्मॉल था, z इज वेरी मच लेस देन कैपिटल R। हमारे पास एक -q चार्ज पड़ा था, ठीक है।
अब इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स क्या होगी, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, फोर्स होता है क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे क्यू कौन सा होगा, क्यू होगा टेस्ट चार्ज जिस पे लग रही है। ई कौन सा होगा, ई होगा जो लगा रहा है फील्ड। ठीक है, ये डिफरेंस, छोटे छोटे डिफरेंस याद रखने हैं। हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू होता है हमारा टेस्ट चार्ज और ई होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये माइनस क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है माइनस क्यू, तो ये बनेगा फोर्स बनेगी हमारे पास, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो बन जाएगा माइनस ऑफ क्यू स्क्वेयर जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ये फोर्स आ जाएगी। अब ये फोर्स आ गई और एस एच एम मोशन हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा एस एच एम मोशन का, सबसे पहले तो कंडीशन लगाते हैं। अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पे लगाऊं डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस क्यू स्क्वायर जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज वेरी मच ग्रेटर देन जेड, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो बनेगा अंदर आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे एफ को, ठीक है, एफ को अगर इसका कोई मास एम गिवन हो चार्ज का, तो एफ को मैं लिख सकता हूँ एम इंटू, क्योंकि जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एम को मैं इस तरफ लेके जा सकता हूँ और इस वाली इक्वेशन को मैं इसके साइड लेके जा सकता हूँ, तो इसे हटाऊंगा और यहाँ पे प्लस साइन लगा दूंगा। तो उस हिसाब से ये कैसी एस एच एम की इक्वेशन बन गई, तो एस एच एम की इक्वेशन के हिसाब से ओमेगा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, तो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, तो टाइम पीरियड आ जाएगा विच इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। ठीक है, अब ये हटा देता हूँ, डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर, सिर्फ ओमेगा की वैल्यू पुट की है, तो ये आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। फिर उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक सफेयर है जिसका रेडियस आर है और चार्ज डेंसिटी रो है। ठीक है, और इसने साथ में ये बोल दिया कि हमारे पास एक और है रेडियस R2। ठीक है, एक होलो रीजन, ठीक है, स्फेरिकल होलो रीजन है जिसका रेडियस R2 है एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर। तो एक्चुअल में है क्या कि एक हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर मान लो जिसका हमारे पास रेडियस है कैपिटल R। फिर उसने क्या बोला, एट ए डिस्टेंस a, अगर ये ओरिजिन है एट ए डिस्टेंस a, ये इसका ओरिजिन मान लो, एक और सर्कल बन रहा है, ये सर्कल नहीं एक्चुअल में एक होलो स्फीयर है इस सॉलिड स्फीयर के अंदर। ठीक है, तो a डिस्टेंस पे जो इसका रेडियस है वो R2 है। ठीक है, तो ये होलो स्फीयर है और ये बाकी का सॉलिड स्फीयर है। उसने पूछा है कि होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसका मैंने शॉर्टकट भी करवाया हुआ है। ठीक है, ऑडियो लेक्चर्स में, तो मैं सिर्फ शॉर्टकट बताऊंगा यहाँ पे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है, हमें क्या करना है, वैसे हमें पता है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। हमेशा इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन इस केस में कैसे याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस होलो स्फीयर के अंदर उसकी वैल्यू होगी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये टर्म हमेशा फिक्स रहेगी। यहाँ जो मैं अब टर्म लिखने वाला हूँ वो चेंज हो सकती है।
वो चेंज कैसे होगी, मान लो कि ये इसका ओरिजिन है इस बड़े सर्कल का, और इसका ओरिजिन मैं ओ डैश मान लेता हूँ, जो होलोस्फेयर है, ठीक है, इसका ओरिजिन मैं ओ डैश मान लेता हूँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है हमें। कौन सा डिस्टेंस, ओ से लेके ओ डैश का डिस्टेंस, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे ओ से लेके ओ डैश का डिस्टेंस गिवन है ए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन। हमेशा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखना है, तो वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलोस्फेयर हो जाएगी, ठीक है, जो खाली है अंदर। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सोचो कि सेंटर पे पूछा है कि कहीं और पूछा है, तो होलोस्फेयर के कहीं पे भी, यहाँ पूछ ले यहाँ पूछ ले, आपका आंसर यही रहेगा, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन। तो कभी कभी चेंज क्या कर सकता है, वो चेंज ये कर सकता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दे, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस दे दे, लेकिन आपको ओ से ओ डैश का डिस्टेंस ना दे, ज़्यादा से ज़्यादा ये चेंज कर सकते हैं। तो आपको वो निकालना है, ओ से ओ डैश का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, फिर यहाँ पे ये लगाने के बाद यहाँ पे ये पुट कर देना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो आपका ये आंसर होगा।